फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी नहीं भूगोल का क्लास। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का यानी भूगोल का सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। तो आज ये फर्स्ट क्लास है और चैप्टर फर्स्ट है बुक वन का। बुक वन का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपके बुक में आपके सिलेबस में जितने सारे टॉपिक दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी हैं, सारे टॉपिक को सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक कोई भी थ्योरी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यही आपको याद हो जाएगा। लगभग आपको 70% जो है यही याद हो जाएगा मेरी बातों को सुन करके। ठीक है। काफी इजी है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा मतलब बातें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और सारा चीज हम एक्सप्लेनेशन करके हम बताएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहली बात कि भूगोल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भूगोल यानी भूगोल क्या है। अगर आपको कोई पूछ दे कि ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं या फिर भूगोल से आप क्या समझते हैं, जनरली ज्योग्राफी जो है वो आपका सामाजिक विज्ञान का एक ब्रांच है, एक शाखा है। और हम लोग इसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के स्वरूप यानी पृथ्वी का जो रूप है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं मैदान है, कहीं दलदली है, दलदली क्षेत्र है। ठीक है। तो ये सारा चीज का अध्ययन करते हैं और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पर्वत, सागर, मैदान, नदी, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सब चीज का अगर हम स्टडी करते हैं जिस सामाजिक विज्ञान के शाखा के अंतर्गत, ब्रांच के अंतर्गत, उसी को हम लोग कहते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछ दे या फिर आपको डेफिनेशन कहीं पूछा जाए कि ज्योग्राफी यानी भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी एक लाइन में अगर आप बोलेंगे तो ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी यानी भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान का एक ब्रांच है, एक शाखा है। लेकिन ब्रांच शाखा तो है, लेकिन उसमें किस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, किस चीज का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है रूप यानी शेप यानी आकार। पृथ्वी का रूप कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं दलदलीय क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बोला अभी। ठीक है। तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं और इससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहीं आपको एग्जाम्पल दिया गया है। पर्वत क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। सागर आपका प्राकृतिक संसाधन है। मैदान प्राकृतिक संसाधन है। नदी प्राकृतिक संसाधन है। कोयला प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद खदान में जितने सारे लोहे, सोना, तेल, पेट्रोलियम, जितने सारे चीज पाए जाते हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इस चीज का जो हम लोग अध्ययन में स्टडी करते हैं सामाजिक विज्ञान के जिस ब्रांच के अंतर्गत, वही आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है। ज्योग्राफी आप स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी किसको बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए भूगोल का हम लोग एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए भू प्लस गोल। ठीक है। भू प्लस गोल का अर्थ होता है पृथ्वी गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का क्या मतलब होता है, पृथ्वी। और गोल का मतलब क्या हो, मतलब एक तरह से शेप जो होता है इसका एक तरह से सर्कुलर होता है, गोल होता है, गेंद के जैसा यानी गोला के जैसा होता है ना। तो भू गोल का मतलब होता है पृथ्वी गोल। ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है उसका वर्णन करना या लिखना या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वही आपका क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट ये कह रहा है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो, यहां आप ध्यान दीजिएगा, जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है, जीईओ, जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी जमीन, जहां जीवन संभव है, जहां हम लोग निवास करते हैं, जो ब्रह्मांड है वही क्या है, जियो है। ठीक है। तथा ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। ग्राफो का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, अध्ययन करना, विश्लेषण करना, ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्राफ होगा। ठीक है। अर्थात ज्योग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना। क्या है, ज्योग्राफी का मतलब एक तरह से अर्थ क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन करना से है। समझ गए। अगर आपको फिर अंदर से अगर आपको मतलब पूरा अगर तोड़ के अगर किसी को बताना है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट आपको कह रहा है कि भूगोल का पिता या जनक। ठीक है। भूगोल का पिता या जनक किसे कहे जाते हैं, हिकेटियस को कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध बुक जेस्पिरिडियस है। ठीक है। हिकेटियस के एक प्रसिद्ध बुक यानी जो आपके भूगोल के पिता पिता जो है, फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो कौन है, हिकेटियस है। और इनके जो सबसे फेमस बुक थे, इन्होंने जो बुक लिखी, बहुत सारी बुक लिखी, किताबें लिखी, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध बुक जो थे वो क्या थे, जेस्पिरिडियस। ठीक है। ये याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया था। वैसे भी तो अगर देखी जाए तो बहुत सारे ज्योग्राफर थे, बहुत सारे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल का अध्ययन किया, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी काम को, कोई भी चीज को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यानी एक तरह से तरीका जो होता है वो काम को करने का, अध्ययन करने का जो तरीका होता है, उस तरह से अगर करेंगे तो दूसरे को हेल्प मिलेगी, दुनिया वाले को भी उसको एक तरह से जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया। ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से जब अध्ययन किया तो लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है। तो इसलिए
उनको क्या कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल का जो अध्ययन किया था स्टेप बाय स्टेप किया था। ये नहीं कि ये टॉपिक अध्ययन कर लिए, दूसरा टॉपिक छोड़ दिए, तीसरा टॉपिक अध्ययन कर लिए, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सारा चीज को खोजा और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट उन्हें उन्होंने देखा वो दुनिया वालों को बताया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता जो थे वो कौन थे, इरेस्टो इरेस्टोथनीज। कौन थे, इरेस्टोथनीज। ये आप मतलब भूगोल शब्द जो है इनका सबसे पहले जो प्रयोग करता थे वो कौन थे, इरेस्टोथनीज। समझ गए भूगोल का मतलब क्या होता है, ये आपका फर्स्ट क्लास चैप्टर 1 के अंतर्गत आपको बताया गया कि भूगोल क्या होता है, भूगोल से आप क्या समझते हैं, भूगोल का मतलब आप जान गए। अगर कोई पूछेगा तो आप तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्लास 12 की अगर बात करें, आपका जो इंटर का जो लेवल है, यानी इंटर का जो आपका परीक्षा होगी, आपके जो सिलेबस में बुक है वो आपका दो बुक है। फर्स्ट बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी क्लास 12 इंटर में है आप लोग, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पहला बुक का नाम है, जिसमें टोटल चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके 10, यानी 10 चैप्टर इसमें इंक्लूड है, मतलब सम्मिलित है। टोटल 10 चैप्टर इसमें से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड बुक यानी दूसरा बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें भी हम लोग भूगोल के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन भारत के अध्ययन, भारत के एक तरह से भारत के अधीन, यानी भारत में भूगोल की स्थिति, भौगोलिक अध्ययन करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़कर हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे भारत के, ठीक है। तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था ये आपका सेकंड बुक है, जिसमें टोटल चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके 12, यानी 12 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, इसमें 10 चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। टोटल चैप्टर की संख्या आपकी 22 हो गई। एक बात मैं आप लोगों को मैं बताया था सिलेबस में कि अगर आप 10 चैप्टर को ईमानदारी से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ये 12 जो चैप्टर है आपको आसान लगेगा, क्योंकि ये सब जो थ्योरी है लगभग टॉपिक मिलता जुलता है आपका, लगभग चैप्टर का नाम भी सेम है, ठीक है। चैप्टर का नाम तो वो सब सेम है और थ्योरी भी लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। इसलिए चैप्टर बुक 1 को आप अच्छा तरह से पढ़िए तो बुक 2 आप लोगों को इजी लगेगा, ठीक है। तो टोटल कितना चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर हैं। पहला बुक में 10 और दूसरा 12 है, दूसरा बुक में 12 चैप्टर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इन करते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का आपका नाम क्या था, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, सॉरी, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। बुक का नाम है मानव भूगोल के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहला बुक का नाम है, दो बुक है इसमें, पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, चैप्टर 1 है। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, परिचय में हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इस अध्याय के अंतर्गत, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल किसको बोलते हैं, मानव भूगोल की उत्पत्ति और इसके प्रकार क्या है, इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। साथ ही संभववाद, निश्चयवाद का भी हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब चलिए मानव भूगोल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मानव भूगोल क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या होता है मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल भी एक तरह से ब्रांच है, किसका ब्रांच है, भूगोल का ब्रांच है। यानी भूगोल की वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक, यानी वर्तमान तक, अर्थात वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ कैसा रिलेशन यानी संबंध रहा है, कैसा व्यवहार रहा है, इसी चीज का हम लोग जो अध्ययन करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। समझ गए, सिंपल सी बात है। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, मानव की उत्पत्ति करोड़ों, हजारों, लाखों साल पहले हुई है, उस समय से लेकर के अभी तक मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध रहा है, इन्वायरमेंट के साथ ये कैसा क्या कर रहा है, कहीं कोयला निकाल रहा है, कहीं मतलब कोयला के खदान से कोयला निकाल रहा है, कहीं तेल निकाल रहा है, मतलब पर्यावरण के साथ ही हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज जो संबंध है, ये जो व्यवहार कर रहा है, इसी चीज का हम लोग अध्ययन यानी स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच में भूगोल के, वही आपका क्या कहलाता है, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। समझ गए मानव भूगोल क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, मानव भूगोल मानव की सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। सही बात है, मानव भूगोल जो है मानव की सामाजिक स्थिति और प्रकृति के साथ क्या मतलब एक तरह से रिलेशन रहा है, उसी चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी मानव भूगोल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि आदि मानव पहले क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे वो लोग मतलब एक तरह से जीवन व्यतीत करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे या नहीं लगाते थे, ये सारा चीज का हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इसका मूल उद्देश्य मानवीय समस्या की पहचान कर उसे पृथ्वी ग्रह के साथ जोड़कर समाधान करना है। यानी मानव भूगोल का जो हम लोग स्टडी करते हैं, कोई भी चीज को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई तो मकसद रहता है ना। जैसे कि अगर कोई बीटेक का इंजीनियरिंग
बीटेक का अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर कुछ टेक्निकल बुक अगर पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या मकसद रहता है कि हम इंजीनियर बन के कोई नया सामान बनाएंगे, कोई नया मशीन बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य यानी एम रहता है। तो उसी प्रकार मूल उद्देश्य क्या है मानव भूगोल का, ये कि मानव को पृथ्वी में रहने में, पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी ग्रह पर जो रहते हैं मानव, उसको क्या क्या मतलब परेशानी आती है, क्या क्या मतलब एक तरह से उनको समस्या आती है, उनको पहचान करेंगे और उनका समाधान खोजेंगे। जैसे कि मानव को गाड़ी चलाने में परेशानी थी, ठीक है, आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना मतलब जा पाते थे, तो मतलब क्या हुआ कि मतलब इंजन आया, मतलब इंजन बना, तेल गाड़ी, इंजन गाड़ी बनाया गया, इंजन उसमें पेट्रोल लाया गया, पेट्रोल के माध्यम से इंजन चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से सोल्यूशन निकाला गया। मानव की समस्या थी कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे कम समय में, तो वो समस्या अब दूर हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ, एक तरह से मानव भूगोल को स्टडी की तभी यह संभव हुआ। कोयला निकाले, ठीक है, कोयला निकाले, भाप इंजन चला, उसके बाद पेट्रोलियम निकालते हैं तो इंजन चलता है, ठीक है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन चलता है, ठीक है। और इंजन जो बनाए हम लोग वही लोहा से बनाए। तो ये सारा चीज हम लोग कहाँ, पृथ्वी से खोद करके निकाले ना। इंजन किससे बना, लोहा से बना। लोहा कहां से निकाले, मतलब आपकी पृथ्वी के खदान से निकाले। कोयला कहां से निकाले, पृथ्वी की खदान से निकाले। तो हम लोग मानव भूगोल का स्टडी किए, तभी ना हम लोगों के माइंड में आया, जो यानी भूगोलवेत्ता के माइंड में आया कि ऐसा 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 चीज करने से मानव की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। इसका मेन मकसद यही रहता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि पृथ्वी को एक नवीन आकार देने में मानव की भूमिका का प्रतिपादन करने का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। यानी पृथ्वी को एक नया आकार, नया स्वरूप, नया एक तरह से रूपरेखा देने में जो मानव की भूमिका रही है, जो भी इनका एक तरह से मतलब भूमिका रही है, उनका जो अध्ययन करते हैं वो कहाँ किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका मानव भूगोल समझ गए। अब देखिए आपका अगला पॉइंट कर रहा है कि इस प्रकार भूगोल की तीन प्रमुख ब्रांच है। प्रमुख ब्रांच की बात की जा रही है, ठीक है। प्रमुख ब्रांच कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल मेन ब्रांच है, ठीक है। इसकी कितनी ब्रांच है, तीन ब्रांच है। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। फिजिकल, ह्यूमन एंड रीजनल ज्योग्राफी, यानी आपका तीन प्रमुख भूगोल की तीन प्रमुख शाखा यहाँ आपको बताया गया, याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रेडजेल हैं, जो पर्सिया के रहने वाले थे, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना 1883 में की थी। इनका जन्म जो हुआ था 1844 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी मानव भूगोल के जो संस्थापक हैं, मानव भूगोल, देखिए भूगोल अलग है, ठीक है। हिकेटियस मैंने जो आपको यहाँ बताया, यानी भूगोल के जो है हिकेटियस क्या है, भूगोल के जनक है, पिता है। ये भूगोल के हैं हिकेटियस। अगर भूगोल के अंदर अगर मानव भूगोल में इन करेंगे हम लोग, तो उसके जनक कौन कहलाएंगे, उनके संस्थापक कौन कहलाएंगे, फ्रेडरिक रेडजेल, है ना। फ्रेडरिक रेडजेल हैं, जो पर्सिया के रहने वाले थे, और इनका जन्म जो हुआ था 1844 में। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनकी रचना 1882 में की गई थी, ठीक है। किनके द्वारा, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा, ठीक है। समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए कह रहा है कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने भी अपने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है, मानव समाज, हम लोग क्या है, मानव समाज में रहते हैं ना। आप क्या है, मानव समाज में रहते हैं, तो हम समाज के बीच और धरातल के बीच यानी पृथ्वी के बीच, ठीक है, हम लोगों का जो संबंध है पृथ्वी से और मानव से, मानव और पृथ्वी के बीच जो संबंध है उसी का संश्लेषित अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ये जो डेफिनेशन दिया गया है किनकी तरफ से, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, यानी फ्रेडरिक रेडजेल ये अपना डेफिनेशन दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कह रहा है कि मानव भूगोल के अनुसार क्या, मानव भूगोल के अनुसार भूगोल का अध्ययन करने पर द्वैतवाद की स्थिति आ जाती है। द्वैतवाद का अर्थ होता है दो अलग अलग स्थिति का उत्पन्न होना, ठीक है। यानी अगर हम लोग मानव भूगोल की स्थिति अगर अध्ययन करते तो कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है, कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें दो मत आ जाता है, मतलब दो पक्ष हो जाते हैं, और कौन पक्ष के साथ जाया जाए, किस पक्ष को मतलब मान्यता दी जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसको चूज करना, उसको सेलेक्ट करना समस्या हो जाती है, ठीक है। तो द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मानव भूगोल का अध्ययन करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, या भिन्न भिन्न रूपों में, हालात अर्थात विचारों में दो अलग अलग रूप मानव भूगोल के अंतर्गत यानी संदर्भ में आता है, ठीक है। यानी भूगोलवेत्ता कोई एक टॉपिक को लेकर के, कोई एक समस्या को लेकर अलग अलग राय देते हैं, अलग अलग विचार देते हैं, तो उस स्थिति में भूगोल के संदर्भ में क्या हो जाती है, द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। द्वैतवाद का मतलब होता है दो विचार, दो पक्ष, दो सोच, दो हालात, ठीक है, समझ गए, यानी अलग अलग दो हालात, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है भाव चित्रात्मक। क्या है, भाव चित्रात्मक क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका चैप्टर में दिया गया भाव चित्रात्मक के बारे में, तो इसको समझते हैं कि भाव चित्रात्मक इसका अर्थ होता है भाव को, अर्थात मानसिक भाव को समझने तथा प्रकट करने के लिए बना गया चित्र,
ठीक है, यानी चित्र से। और इसे अंग्रेजी में एक्सप्रेशन पिक्टोरियल कहा जाता है, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन पिक्टोरियल। अगर किसी भी मन में जो विचार है, मन में जो भाव है, उसको प्रकट करने के लिए जो भी चित्र हम लोग, चित्र के माध्यम से जो हम लोग प्रकट करते हैं, जो भी भाव को, जो भी एक तरह से विचार को, तो वही आपका क्या कहलाएगा, भाव चित्रात्मक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक कह रहा है कि प्रकृति और मानव में बहुत पहले से, अर्थात आदिकाल से, आदिम काल से गहरा संबंध रहा है। सही बात है। आदिकाल में जो मानव थे वो क्या करते थे कि जानवरों को खाते थे, जानवरों को मतलब मारते थे, उनका शिकार करते थे, ठीक है, पत्थर लेकर के, ईंट लेकर के, ठीक है, ईंट तो नहीं था उस टाइम, पत्थर लेकर के या फिर कुछ भाला लेकर के, जो भी उस टाइम उनके पास था, ठीक है, या फिर वो मतलब पेड़ पौधे का मतलब जो जंगल थे उनका फल वगैरह खाते थे। तो कहीं ना कहीं आदिम काल और प्रकृति के बीच, यानी मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है वो पहले से रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। सही बात है ना। पृथ्वी पर अगर हम लोग हैं, अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम लोग रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर तरह तरह के हरे हरे पेड़ पौधे रह पाएंगे, उनको हम लोग पानी देते हैं, या फिर पृथ्वी के स्वरूप हम लोग को बदलते हैं, हम लोग उनके स्वरूप को बदलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो रक्षा है हम लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक है। मानव जीवन यानी मानव समाज और पृथ्वी एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, ठीक है। अर्थात प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। क्या विभाज्य कर सकते हैं प्रकृति को, यानी मानव को प्रकृति से दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर मानव को प्रकृति से दूर करेंगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। मानव को प्रकृति से दूर करेंगे तो वो हवा नहीं ले पाएगा, प्रकृति में हवा है, ठीक है, पर्यावरण में हवा है, ऑक्सीजन है, तो वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तो कभी भी ये संभव नहीं है कि प्रकृति और मानव को अलग किया जाए, यानी प्रकृति और मानव को अविभाज्य तत्व के रूप में दर्शाया जाए, या फिर उनको अविभाज्य तत्व के रूप में स्थापित किया जाए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और मनमोहक है, ठीक है। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सही बात है। मानव भूगोल की प्रकृति अगर सही रहेगी, मानव भूगोल में तरह तरह के सुविधा आ जाएंगे, तरह तरह के टेक्नोलॉजी अगर मानव की तरफ से अगर विकसित की जाएगी मानव भूगोल का अध्ययन करके, तो वहां क्या होगा कि मानव का जीवन उतना ही क्या हो जाएगा, सुखमय और सुविधाजनक हो जाएगा, वो अपना जीवन यापन अच्छा तरह से कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला जो तत्व है भौतिक पर्यावरण के तत्व, भौतिक पर्यावरण तत्व के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, मुद्रा या मुद्राएं आ जाएंगी। उसके बाद हो जाएगा आपका भू आकृति, यानी भू का मतलब होता है जमीन यानी पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति, जलवायु, जल, हवा, सूरज, पानी, ये सब क्या है, भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। मानव द्वारा बनाए गए जो दैनिक उपयोग की सुविधाजनक जो व्यवस्था है, यानी मानव निर्मित जो संसाधन है उसके अंतर्गत घर, नगर, सड़क इत्यादि आ जाएंगे, गांव आ जाएंगे। भौतिक संस्कृति, ये सब क्या है, मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग हेतु सुविधाजनक व्यवस्था है। और प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं इस प्रकार आपको बताया गया, ठीक है। मानव भूगोल के प्रकृति के अंतर्गत मुख्य तथ्य या मुख्य बातें हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि मानव का प्राकृतिकरण, क्या करा है कि मानव का प्राकृतिकरण काफी सिंपल और आसान है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्जन यानी नेचर वर्जन, ठीक है। तो मानव तकनीकी क्या करा कि मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से, मानव यह थोड़ा सा कॉमा होना चाहिए था, मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन को सुविधाजनक तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। यानी तरह तरह के जो टेक्नोलॉजी, तरह तरह के जो मशीन निकलते हैं मार्केट में, तो वो क्या करने के लिए निकलते हैं कि मानव का जीवन सुविधाजनक हो, ठीक है, मानव अच्छा से जीवन व्यतीत कर सके। तो ये कहीं ना कहीं मानव जो तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का जो सहायता ले रहा है वो इसलिए कि मेरा जीवन सुखमय हो जाए, मेरा जीवन सुविधाजनक हो जाए, ठीक है, इसलिए ले रहा है, ठीक है। जैसे कि इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है उनके क्षेत्र में तरह तरह के मशीन बनाए जाते हैं, तो उनका यही मकसद रहता है कि मार्केट में ये सामान जाए और लोगों का जीवन, लोगों का काम आसान हो जाए, ठीक है। तो मानव का प्राकृतिकरण इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि मनुष्य को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विरासत से प्राप्त हुई है। विरासत करने का मतलब यह हुआ कि अभी जो ट्रैक्टर है, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, क्या आप मेरा जो पीढ़ी आएगा, हम लोग जो पीढ़ी हैं, हम लोग अपने से बनाए क्या? नहीं बनाए ना। तो जो पीढ़ी गुजर चुका है, हम लोग से पहले जो पीढ़ी गुजर चुका है,
यानी हम लोग उससे पहले जो पीढ़ी आया था, वो लोग जो पीढ़ी गुजर चुका उनका ना देन है, ठीक है, वो ना बना के गए हैं, तो हम लोगों को तो विरासत में मिली है। बाप दादा का अगर आपको कुछ मिल जाए तो वो आपको क्या कहलाता है, विरासत में मिलता है ना। तो उसी प्रकार हम लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं पर प्रौद्योगिकी जो है वह क्या है, विरासत में मिली है। मान चलिए हम लोग अभी क्या है कि हम लोगों का अभी ये पीढ़ी है, ठीक है, अभी ये पीढ़ी में लैपटॉप मोबाइल वगैरह है, ठीक है। आने वाला जो पीढ़ी है, क्या उनको मतलब वो आकर के फिर अपना लैपटॉप मोबाइल वगैरह बनाएंगे अपने से दिमाग लगा के? नहीं, उनको विरासत में हम लोग दे करके जाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों को विरासत में दे के गया है हमारे पूर्वज, ठीक है। तो मनुष्य को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विरासत में प्राप्त हुई है। शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी प्रारंभिक समय में मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे। अब देखिए, शुरुआत में मानव को जो ज्ञान नहीं था ना, वो एक तरह से क्या करते थे, अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा करते थे, ठीक है। पहले अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा भरोसा करते थे। अब एक अंधविश्वास मैं आपको बताता हूं कि आप अगर जाएंगे मतलब एक तरह से कहीं शमशान घाट में जाएंगे या फिर आप कब्रिस्तान में जाएंगे, ठीक है, तो वहां क्या होती है कि बरसात के दिन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आग का मतलब थोड़ा सा गोला निकलता है, आग का थोड़ा सा आग आग का लू निकलता है जमीन के अंदर से। क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम में जब मतलब कैल्शियम जलने वाला चीज है। हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो मानव शरीर के जो भी हड्डी है वो कैल्शियम पाया जाता है, उसमें जैसे थोड़ा सा नमी आती है उसको काफी हीट हो जाता है, तो फिर थोड़ा आग निकलने लगता है। तो वहां आदमी क्या सोचता है कि भूत है, क्या है, मतलब भूत पड़े तो वगैरह सोच लेता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये हम लोग कैसे तर्क के आधार पर हम लोग सोच पाए कि नहीं मैं एक तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फोरस वगैरह जलता है, इसके कारण होता है। ये हम लोगों का एक तरह से टेक्नोलॉजी आया, तभी हम लोग पढ़े, तब हम लोगों को मानव एक तरह से ज्ञान हुआ, ठीक है। तो यही बात है कि शुरुआत में जो है ना, मानव को अगर ज्ञान नहीं था कोई चीज का, टेक्नोलॉजी का, तो वो प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे कि नहीं, जो भी चीज है प्रकृति का है, यानी कुदरती है, नेचुरल है, जो भी चीज हो रहा है नेचुरली हो रहा है, मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे मानव को ज्ञान होता गया, टेक्नोलॉजी के रास्ते पर आगे बढ़ते गए, तैसे तैसे अंधविश्वास हटता गया और मानव की जो जीवन है वो सुविधाजनक बनता गया, ठीक है। तो मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे तथा उसकी पूजा भी करते थे, दिन रात पूजा करते थे, ठीक है। अभी क्या करते थे, उनका दिन रात पूजा करते थे, ठीक है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझ कर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। यानी मानव की जो प्रकृति है उनको समझे हम लोग, उनके नियम को समझे, उनका पालन किए तथा बेहतर ढंग से समझकर ही हम लोग क्या किए, टेक्नोलॉजी का विकास कर पाए, ठीक है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। यानी टेक्नोलॉजी जो होती है, अगर बात की जाए तो किसी भी समाज, किसी भी मतलब एक तरह से देश की सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, ठीक है। जैसे कि आपको अमेरिका, जर्मनी, जापान, वहां इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं उनके समाज का एक तरह से सूचक है ना। यानी उनके समाज को दर्शाता है कि उनका समाज कहां तक पढ़ा लिखा है, कहां तक उनका समाज बढ़ गया आगे, ठीक है, कितना डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जैसे अनुवांशिकी के नियम का अध्ययन कर डीएनए के बारे में जाना, ठीक है। यानी अनुवंशिक जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़े कि भूल गए, ठीक है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं ना, अनुवांशिकता का नियम जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में, उसमें आप लोग पढ़े हैं। उन्होंने क्या दिया था, मतलब नियम दिया था, अनुवंशिकता का नियम दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अनुवंशिकी के नियम का अध्ययन करके हम लोग जैसे डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह उसी प्रकार बीमारियों का समाधान निकाला गया, ठीक है। यानी तरह तरह के मानव अध्ययन किए, जंगली दवाई का अध्ययन किए, ठीक है, पेड़ पौधे का अध्ययन किए, किसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, किसमें सेलुलोज पाया जाता है, कौन सा मतलब केमिकल किस प्राकृतिक संसाधन में पाए जाते हैं, ये सारा चीज का अध्ययन करके तभी हम लोगों को एक तरह से समाधान मिला, सूझ आया, समझ आया, तभी हम लोग तरह तरह की बीमारियों का अध्ययन निकाले, ठीक है। जैसे कि पहले आदमी को पता नहीं था कि मतलब एक तरह से पैर की छाल से मतलब मलेरिया का या फिर टाइफाइड का इलाज होगा, लेकिन उनके अभी वही पैर से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपको पॉइंट करा कि घर्षण और उष्मा की संकल्पनाओं से आग की खोज हम लोगों को काफी मदद मिले। यानी घर्षण, घर्षण का मतलब क्या होता है, जब दो चीज आपस में, मतलब जब दो चीज आपस में काफी ज्यादा गति के साथ मतलब चलने लगता है जुड़ करके, तो वही क्या होता है, वह एक तरह से घर्षण, उसी को कहते हैं घर्षण बल, ठीक है। जैसे कि आप हाथ को मलिए तो दोनों हाथ को, तो वह क्या आपका है, घर्षण बल। ज्यादा अगर घर्षण करेंगे तो उष्मा उत्पन्न होगी, और कहीं ने ज्यादा अगर अपने हाथ को खूब अगर 10 मिनट तक अगर आप रगड़ेंगे ना, तो क्या मतलब 10 मिनट तक तो नहीं कर पाएंगे, 2-4 मिनट रगड़ेंगे तो आपका हाथ खुद गर्म हो जाएगा और आप खुद छोड़ देंगे, इतना सहन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो घर्षण बल के कारण क्या हुआ कि उष्मा की संकल्पना उत्पत्ति हुई और आग की खोज हुई, जहां से हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिला। और आग की खोज से तरह तरह के मतलब सामान बनाए गए, तरह तरह के मतलब दिमाग आए लोगों के, और टेक्नोलॉजी का विकास हो पाया, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंतर्गत जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे। तो ये आपका क्या है,
पार्ट वन ज्योग्राफी चैप्टर वन, पार्ट वन ज्योग्राफी का पहला बुक का। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा, क्या क्या समझा हम लोगों ने देख लेते हैं। 1 सेकेंड। देख, हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से मानव का प्राकृतिक क्या होता है। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या मतलब तत्व है वो चीज पढ़ा। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, भाव चित्रात्मक क्या होता है, मानव भूगोल क्या है, फ्रेडरिक लेजेंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ब्रांच कितने हैं आपके, ठीक है, मानव भूगोल क्या होता है, टोटल बुक में चैप्टर्स कितने हैं, और हिकेटियस के बारे में पढ़ा, भूगोल का अर्थ क्या होता है। ये सारा चीज हम लोगों ने आज पार्ट वन में भूगोल के चैप्टर वन में के अंतर्गत हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए और इसी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। पूरा सिलेबस, पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह से ज्योग्राफी का आज हुआ, हिस्ट्री का भी होगा, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के होंगे। और इसी तरह से आप लोग बने रहिए। अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और चैनल